दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत पादप पोषण, पादप हार्मोन और पादप जनन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत पादप पोषण, पादप हार्मोन और पादप जनन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किस में मदद करता है? भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। दोस्तों आप जान लीजिए, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। ये पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घीकरण जोन से या जड़ों के बालों से। तो सही उत्तर है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह जड़ों के बालों से अवशोषण करते हैं। पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग यानी एपिडर्मिस से निकली होती हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो ये वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, मृदा से जल वायव्य अंगों में नहीं पहुंच पाता, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता, या जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता। तो याद रखिएगा, जब किसी वृक्ष की छाल को वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दिया जाता है तो जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक तो फ्लोएम और दूसरा जाइलम। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करना है। वृक्ष के आधार के पास उसकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकेंगे और जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाएंगी। अगला प्रश्न है, संवहनी या वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो सही उत्तर है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए, जड़ों में अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किसके लिए? ऑप्शन है, आधार वहन के लिए, एमिनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए या ऑक्सीजन वहन के लिए। तो सही उत्तर है, जाइलम जल वहन के लिए जिम्मेदार जो है ऊतक है। दोस्तों संवहनी पौधों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक तो फ्लोएम और दूसरा जाइलम। जाइलम जल के संवहन में और फ्लोएम फूड्स यानी खाद्य पदार्थों के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है कैसे? तो सही उत्तर है, पौधों में पानी जाइलम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। दोस्तों फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है? तो फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधों के हरों भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में या पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित करना है। इस ऊतक को बास्ट भी कहते हैं। ये चार प्रकार की कोशिकाओं तथा चालनीय अवयव सखी कोशिकाएं फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। और आप जान लीजिए, जाइलम पौधों में जल के संवहन या परिवहन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? तो फ्लोएम आप जानते हैं आहार परिवहन के लिए उत्तरदायी ऊतक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्लोएम। दोस्तों जाइलम मुख्यतः मृत कोशिकाओं से बना होता है जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है।
अगला प्रश्न है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश या मृदा? तो सही उत्तर है मृदा से। दोस्तों आप जान लीजिए, हरे पौधे ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होते हैं, यानी ये कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल और अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है और अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं और इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो सही उत्तर सोडियम। सोडियम दोस्तों पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों में से नहीं है। दोस्तों पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्व हैं, जिनमें से 9 की संख्या बृहद मात्रा में और 8 सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। दोस्तों प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हैं। पोषकों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्वों में लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरान, तांबा, मॉलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन है। इसमें सोडियम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है? मैक्रो यानी वृहद। तो ऑप्शन है पोटेशियम, जिंक, बोरान और क्लोरीन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पोटेशियम। दोस्तों कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी पादप वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मैग्नीज, कापर, बोरान, आयरन, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम और जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। पोटेशियम स्थूल पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? देखिए यहाँ पर है आयरन, मैग्नीज, कापर और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बोरान, जस्ता, सोडियम और तांबा। तो सही उत्तर है सोडियम। दोस्तों सोडियम पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैल्शियम, सल्फर, जस्ता या लोहा? तो सही उत्तर है सल्फर। दोस्तों सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। ये सरसों के उत्पादन और उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिक उपयोगी है। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आप जान लीजिए नाइट्रेट के रूप में। दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल के घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो सही उत्तर है नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है? नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, क्लोराइड या ऑक्साइड? तो सही उत्तर नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप नाइट्रेट है। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ये जल में आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा ये है बोरान। दोस्तों बोरान या जिसका संकेत बी है, कैपिटल बी, ये पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथिका गठन या नोड्यूल फॉर्मेशन या गांठ के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको परजीवी पौधे की पहचान करना है। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेडरवर्ट या सूरजमुखी? तो सही उत्तर है अमरबेल। दोस्तों ये परजीवी पौधा है। अमरबेल या कैस्कुटा एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृतबीजी पौधा है जिसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल के द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, कैस्कुटा या अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है।
तो ए सही है बिल्कुल। और ये पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ये आपका सही नहीं है। तो ए सही किंतु आर गलत है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, कैस्कुटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। ये परजीवी या वृत्तबीजी पौधे का एक उदाहरण है। इसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्ण अभाव होता है। ये पीले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है और स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। तो ए सही किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, फसल लॉगिंग विधि क्या है? ऑप्शन है भूमि उर्वरता मूल्यांकन, फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की या उर्वरकों के उपयोगिक परीक्षण की। तो सही उत्तर है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। दोस्तों, आप जान लीजिए फसल लॉगिंग विधि के द्वारा फसलों में विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में 3 महीने के बाद प्रत्येक 5 सप्ताह के अंतराल पर फसलों के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। इन नमूनों की जांच की जाती है, जिसके आधार पर उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। किसी पोषक तत्व की आवश्यक मात्रा से कम होने पर वह पोषक तत्व फसल को उर्वरक के द्वारा दिया जाता है। क्लेमिंट ने 1960 में फसल लॉगिंग के द्वारा फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का विश्लेषण किया था। अब आइए दोस्तों, पादप हार्मोन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन या जिबरेलिन। तो सही उत्तर है इंसुलिन। दोस्तों, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। आप जान लीजिए, इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगर हैंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अन्य जो हैं वो पादप हार्मोन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो सही उत्तर साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, अन्य सभी जंतु हार्मोन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौध वृद्धि हार्मोन या प्लांट हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पौध वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनिन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी। दोस्तों, पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि और अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक एसिड और एथिलीन ये पादप हार्मोन के प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है पादप हार्मोन और उनके कार्यों का। ऑक्सिन, ऑक्सिन ये शिखर प्रधानता। जिबरेलिन आप जान लीजिए कोशिका वृद्धि में सहायक हैं। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं और एस्बेसिक अम्ल ये वृद्धि अवरोधक का कार्य करता है। तो 4 1 2 3 ऑप्शन 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा एस्बेसिक अम्ल। दोस्तों, सूखे के प्रति सहनशील पौधे सूखे की परिस्थितियों में एस एब्सिसिक अम्ल नामक पादप हार्मोन का संश्लेषण करते हैं, जिससे उन्हें जल को संरक्षित करने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सही उत्तर एथिलीन। एथिलीन पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को या जो कच्चे फल हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर है एसीटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 14 ए के तहत एसीटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है, जिससे कि फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है एसिटिलीन गैस।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर हो जाएगा एथिलीन। ये एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक है। अगला प्रश्न है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है कैसे? तो सही उत्तर है पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से। दोस्तों, टमाटर, संतरा, नींबू, केला आदि के फलों में बिना परागण के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल बीज रहित होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। अब आइए दोस्तों, पादप जनन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पादप जनन से संबंधित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा? आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन है प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश या पर्णकोशिका। तो सही उत्तर परागकोश, ऑप्शन सी। दोस्तों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन या मायोसिस के लिए उपर्युक्त में से परागकोश सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद होते हैं। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग और अंडप मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुंतंतु और परागकोश होता है और अंडप में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही है? तो यहाँ पर देखिए, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है, गलत है। और कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो इसमें 1 और 3 आपके सही हैं। इसमें 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे दोस्तों, आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1 और 3। अगला प्रश्न है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि फसल चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कथन है आपके, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, बिल्कुल सही। केवल और केवल 2 आपका सही है। दोस्तों, फसल चक्र में किसी खेत में अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि खेत में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि प्रत्येक फसल की पोषक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं और अलग अलग फसलों को उगाने से खेत की मृदा में उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने में समय और अवसर जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे फलीदार, लेग्यूम या दाल वाली फसलों के उगाने से राइजोबियम के कारण नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो अगली बिना फली वाली कृषि के लिए मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है क्लोनल वरण का प्रयोग यहाँ पर आलू में किया जाता है। उच्च गुणवत्ता के बीजों को उत्पादन करने की ये एक पद्धति है और आलू के उत्पादन में क्लोनल वरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल, पर्ण, बीज या कली में? तो सही उत्तर है भ्रूण जो है वो बीज में मिलता है और अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किस में? बीजों में, तना काट से, इनमें से किसी से भी नहीं या इन दोनों से? तो सही उत्तर है तना काट से माँ पौधे की तरह पौधा मिलता है। दोस्तों, कायिक प्रवर्धन जो है प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भाग जैसे तना, जड़ और पत्तियों से प्राप्त होते हैं। तना काट, दाब लगाना और कलम बांधना इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकीय तथा आनुवांशिकी रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन बीजों द्वारा उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम या कपास? तो सही उत्तर है गन्ना। दोस्तों, गन्ना कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है। इसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस और संधिबद्ध होता है जिसमें पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगनवेलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर, इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? तो सही उत्तर है ये सभी, यानी 1, 2, 3, 4। बोगनवेलिया, कार्नेशन, गुलाब और अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सबसे पहले नर्सरी में उगाते हैं, उसके बाद इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मौसमी पौधे का प्रवर्धन जो है कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। और चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, दाब तकनीक में पौधे की तना को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उगाती हैं, इसे अलग करके नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंध तकनीक से किया जाता है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? तो सही उत्तर है पुष्प। दोस्तों, आप जान लीजिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ये पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो सही उत्तर है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। दोस्तों, आप जान लीजिए, बीजांकुरण या जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए उचित आर्द्रता या पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधों में बीजांकुरण 2 प्रकार से होता है, भूम्युपरिक या अधोभूमिक। अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश, आर्द्रता, उचित तापमान या ऑक्सीजन? तो सही उत्तर है बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है मटर में, पोस्ते में, कपास में या मक्के में? तो सही उत्तर पोस्ते में। संपुटी फल परिपक्व होने पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, लेकिन अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। ऐसे फलों का प्रस्फुटन इतना सौम्य होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, अतः इनके बीजों के प्रकीर्णन के लिए सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है, और पोस्ते के बीजों का प्रकीर्णन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है क्या? स्वक युग्मन, सजात पुष्पी परागण, पर परागण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर सजात पुष्पी परागण। दोस्तों, एक ही पौधे के पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण या सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, इनमें से कौन सा परागणकारी होते हैं? तो दोस्तों, ये तीनों ही परागणकारी की भूमिका निभाते हैं, याद रखिएगा। परागण या पोलिनेशन वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र या स्टिग्मा या अंडाशय अथवा बीजांड पर परागकण के पहुंचने की क्रिया है, जिससे कि गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणकारी कीट हैं। मधुमक्खियों और तितली द्वारा परागण प्रायः दिन में खिलने वाले पुष्पों में होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पक्षी भी सामान्य रूप से परागण करते हैं। गुंजन चिड़िया द्वारा परागित पुष्प प्रायः लाल होते हैं और अधिक मात्रा में मकरंद उत्पादित करते हैं। चमगादड़ भी कई पुष्पों के परागकारी कारक हैं, हालांकि जंतु परागित फूलों की संख्या अधिक नहीं है। कुछ ऐसे पौधे दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, परागण की सुपरिभाषा है क्या? आपको बताना है परागण की सुपरिभाषा क्या है। तो सही उत्तर परागण की परिभाषा आप जान लीजिए कि परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है? अभिजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधारी बीज या संकर बीज? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वह बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वो संकर बीज, जिसको हाइब्रिड सीड कहा जाता है, वो कहलाता है। तो याद कर लीजिएगा दोस्तों कि वह बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे संकर या हाइब्रिड बीज कहते हैं।
अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं क्या? भिन्न काल पक्वता, स्व अनिषेच उभयलिंगता, विषम युग्मन या एक संगमनी। तो सही उत्तर है भिन्न काल पक्वता। दोस्तों, उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की पूर्व पुंपक्वता और पूर्व स्त्री पक्वता होती है। पूर्व पुंपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है, यानी परिपक्व होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो पादप पोषण, पादप हार्मोन और पादप जनन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।